नमस्कार। आज की क्लास में हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम अवबोध क्षमता भी समझ सकते हैं। तो अवबोध क्षमता की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। अब उसमें ये है कि मैंने आपको अगर एक पैसेज दिया है और आपको वो पढ़ के उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस करने को बोला है और आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट का बाउंडेशन नहीं है, तो अगर आपने समझिए कि वो पैसेज 2 घंटे में पढ़ के किया पर आपने 5 सवाल सही कर दिए, तो इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ढंग से उसको पढ़ के समझना चाहते हैं तो आप समझ तो पा रहे हैं। यहाँ पर इशू क्या है? इशू सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट का है कि आप किस तरीके से उसको जल्दी पढ़ के कवर करना चाहते हैं। दूसरे केस में ये होता है कि आपने 2 घंटे भी पढ़ लिया पर फिर भी 5 में से 4 सवाल गलत है या 3 सवाल गलत है। इसका मतलब है कि आपकी समझ में ही कमी पड़ रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से आते हैं वो अक्सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई अनोखी चीज़ नहीं है, कोई नायाब चीज़ नहीं है। ये वही है जो आप पहली कक्षा से करते आ रहे हैं। चाहे आप हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से रहे हों या आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे हों, आपने इंग्लिश तो बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ी ही है और इतने सालों से जब आप इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश समझ में एक बेसिक लेवल पे तो आएगी ही, क्योंकि वो आपका एक सब्जेक्ट तो रहा ही है स्कूल में। तो अगर आप यही मानसिकता लेके चलेंगे कि इंग्लिश आपने किसी न किसी टाइम पे पढ़ी है और जैसे पहले पढ़ी है उसी तरीके से आप अभी पढ़ के समझ के करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ये सोच के घबरा जाएंगे कि आप हिंदी माध्यम से हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। बैंक, पीओ, एसएससी, नेट, यूपीएससी सभी तरह की परीक्षाओं में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस होते हैं। तो आप इससे डर के नहीं रह सकते हैं। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब जो आजकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड में बहुत बड़ा चेंज आया है, या उसका ट्रेंड जो है वो बहुत चेंज हुआ है। वो किस तरीके से चेंज हुआ है? आज तक जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत लंबे लंबे पैसेजेस के होते थे। 2 पेज 3 पेज का पैसेज है और उस पर 5 सवाल हैं। अब वो ट्रेंड नहीं है। अब पैसेजेस छोटे होने लग गए हैं और हर पैसेज पे 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो नंबर ऑफ पैसेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी सवाल पैसेज पे आते हैं पहले इस तरीके से पूछे जाते थे कि इसका एंटोनिम सिनोनिम बताइए, इसका समान अर्थ वाला शब्द बताइए, इसका विपरीतार्थक शब्द बताइए, पर आजकल उस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्रुक्स ऑफ द पैसेज क्या है, इन्फरेंस क्या है, किस अजम्पशन पर बेस्ड है, रैशनल क्या है। तो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसको हम अवबोध क्षमता कहते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही दिमाग में एक क्लियर पिक्चर रखनी पड़ेगी। अब जब भी सवाल आते हैं तो सवाल में 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस आने की। एक तो कि डायरेक्ट पैसेज में से कोई लाइन पे से सीधा सवाल है और आप उस पैसेज को पढ़ के वो सीधा का सीधा जवाब दे सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी नहीं आती, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों। जो अगला सेक्शन होता है वो है डिराइव्ड, मतलब उसको पढ़ के समझना है और उसके बेसिस पे फिर आंसर देना है। तो आप एक बार तो उसको पढ़ के समझ रहे हो और फिर उसके बेसिस पे आंसर दे रहे हो, तो इसमें 2 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हम आगे देखते हैं कि डिराइव्ड क्वेश्चंस में हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। फिर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या इससे क्या इन्फरेंस या कंक्लूजन मिल सकता है। तो वो वापस अगर आपने पूरे पैसेज की एक आउटलाइन समझी है तो वो अटेम्प्ट करना आसान होता है। और लास्ट होता है सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके बेसिस पे आपको कोई एक नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है। ये रेयरली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर हाँ कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर ही अपन समझ लेते हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो पैसेजेस आते हैं उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी नॉलेज का इनपुट नहीं डालना है। जो पैसेज में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के आधार पे आपको वो सवाल सॉल्व करना है। अगर आप उससे ज़्यादा नॉलेज लगाएंगे या आप अपनी बाहर की नॉलेज लगाएंगे तो आप निश्चित तौर पे उस क्वेश्चन में लूज़ कर सकते हैं, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड। मतलब अगर पैसेज में दिया गया है तो आप निश्चित तौर पे उसकी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करिए जैसा कि हमने कहा है, पर अगर पैसेज में नहीं दिया गया है तो उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्नों को सॉल्व किया कैसे जाए, उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है या उसकी क्रियाविधि क्या है। दो अप्रोच यूजुअली होती है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, एक अपना आप में अलग इंडिविजुअल है जो अलग तरीके से समझने की कोशिश करता है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड के थ्रू जा सकते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप एक बार पूरा पैसेज रफली पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। दूसरे कई सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं कि एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं तो क्वेश्चन से उनको ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं, फिर वो पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो या तो क्वेश्चन फर्स्ट या पैसेज फर्स्ट, आप दोनों में से कोई भी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। पर आप एक बार जब प्रैक्टिस करने लगें तो आप कुछ प्रैक्टिस के बाद अपनी मेथोडोलॉजी सेट कर लेंगे और उसके बाद आपको उस मेथोडोलॉजी पे बने रहना है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर अरे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है, अब पैसेज पढ़ लेते हैं, अरे पैसेज नहीं समझ में आ रहा, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसमें आप अपना टाइम ही लूज़ करेंगे और आपका टाइम जो है वो शॉर्ट पड़ सकता है या कम पड़ सकता है। तो ये दो चीज़ें या ये दो अप्रोच में से आपको एक अप्रोच काम में लेनी है। दूसरा है कि कुछ भी करके आपको पैसेज किस बारे में है, वो पूरी चीज़ किस चीज़ के आसपास, उसका केंद्र बिंदु क्या है, वो समझने की कोशिश करनी है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक सौरमंडल है या सोलर सिस्टम है, तो उसमें क्या है, सूर्य जो है वो उसका केंद्र बिंदु है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं। तो अगर आप उसका केंद्र बिंदु नहीं समझ सकते तो उसके आसपास की चीज़ें जो हैं वो सब गोलमोल हो जाएंगी और आप उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी बाउंड्रीज दी गई हैं, जहाँ तक भी उसका विस्तार दिया गया है, आपको उन्हीं बाउंड्रीज तक सीमित रहना है। अगर आप उसके परे चले जाएंगे तो आप बहुत हाई चांस है कि क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन को और चॉइसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। कई बार इस तरीके के शब्द होते हैं, ओनली, इफ़, तो स्टूडेंट्स इन शब्दों को मिस कर देते हैं और अगर आपने ये शब्द मिस कर दिया तो आप निश्चित तौर पे अपने पढ़ के समझने के बाद भी आप क्वेश्चन को गलत आंसर कर देंगे। अगला है एलिमिनेशन। तो ये जब हमने वैकल्पिक प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाए वो क्लास ली है, उसमें हमने इसको डिटेल में समझा है, तो आप वो क्लास एक बार वापस रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसा कि हमने बोला कि आजकल सिनोनिम एंटोनिम पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पैसेज में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं या उनकी जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो या तो होता है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष के लिए अलग अलग शब्द काम में लिए जाते हैं, इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, क्रूक्स, एसेंस ऑफ द पैसेज या सेंट्रल थीम या रैशनल थीम। तो ये तो हो गया जब आपको निष्कर्ष समझाना है या पैसेज से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं या क्या शिक्षा ले सकते हैं। अजम्पशन मतलब इस पैसेज या इस कार्य को करने के लिए आपने क्या परिकल्पना की है या आप क्या सोच रहे हैं कि इसके बेसिस पे ये चीज़ हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं अजम्पशन। तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट या सपोर्टिंग, या जिसको हम तर्क या सहायक कहते हैं, मतलब कि इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आप क्या चीज़ उसके सपोर्ट में या उसकी सहायता में बोल सकते हैं, तो वो हो गया क्रुक्स या सपोर्टिंग। अब हम यहाँ पर 3 अलग अलग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी की 2016 की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब इन तीनों पैसेज में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेंगे और हम चॉइसेस को एलिमिनेट करना सीखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले पैसेज किस बारे में है और उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब ये जो पूरा पैसेज है, आजकल जैसा कि हमने कहा पैसेज छोटे आने लगे हैं, तो ये इतना ही पैसेज आपके पास आया है। कुछ कुछ शब्दों का अर्थ मुश्किल होता है तो आप उसको
शब्दों पे जाने की जगह आप उसको पूरे सेंटेंस के साथ लेके समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा वी आर विटनेसिंग अ डेंजरस ड्विंडलिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फूड सप्लाई, ठीक है। अब ये सेंटेंस पढ़ के हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आए, कुछ को नहीं आए, पर दूसरा सेंटेंस पढ़ के 99% स्टूडेंट समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। इसका मतलब हरित क्रांति जो है वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, मतलब उसके फायदे भी हुए हैं और उसके नुकसान भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पैसेज जो है ये हरित क्रांति के फायदे और नुकसान की बात कर रहा है। अब हमने यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा है कि फायदे क्या हैं, कि पहली तो खेती बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इमीडिएट हंगर नीड्स सेटिस्फाई होंगी, मतलब जो एकदम भुखमरी की समस्या है उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो ये दोनों तो इसके प्लस पॉइंट्स हो गए। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्योंकि हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डाल रहे हैं तो जो क्रॉप होगी वो जेनेटिकली ज़्यादा कमज़ोर होगी, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे उसके पॉजिटिव समझा है, यहाँ पे उसके नेगेटिव समझा है। तो हमने उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सब कुछ इसी पैराग्राफ में बता दिया। तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पैसेज ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स और हार्म्स के ऊपर को बताता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड, मतलब हम इस पैसेज से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष के बारे में हम समझना चाहेंगे तो अगर हम अलग अलग चॉइसेस पे चलते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। मोनोक्रॉपिंग विद हाई यील्डिंग वेराइटीज इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये बात तो सही है, पर सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो हम इस पैसेज से सीख पा रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम एक ही क्रॉप उगाएंगे तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा संभव है, पर ये चीज़ इस पूरे पैसेज से रिवील नहीं हो रही है या इस पैसेज की मेन इंफॉर्मेशन नहीं है। मोनोक्रॉपिंग विद हाई यील्डिंग वेराइटी इज द ओनली वे टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू मिलियंस। ऐसा भी पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से निकलने का। फिर है इन आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी हैव बिकम हेविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स ओनली ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये जो है ये निष्कर्ष नहीं है, ये उसका कारण है या उसके पीछे एक लॉजिक है जिसमें हम कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये उसके पीछे एक लॉजिक है, उस पैसेज का कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैन पोज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, तो वो एक तरफ तो फ़ायदा पहुंचा रही है पर दूसरी तरफ वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है और वो फूड सिक्योरिटी के लिए लंबे समय में खतरा हो सकती है। क्योंकि हमने यहाँ पहले सेंटेंस में भी समझने की कोशिश की है, वी आर विटनेसिंग अ डेंजरस ड्विंडलिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर फूड सप्लाई। तो यहाँ से हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला पैसेज लेते हैं हम, जो वापस 2016 की परीक्षा से ही पूछा गया है। इसमें ये बताया गया है कि सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अब निश्चित तौर पे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वो बेनिफिट्स मुख्यतः महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए हैं। पर अब यहाँ पर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि वो ये कही गई है कि जितने भी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ डेमोन्स्ट्रेट होते हैं उसमें महिलाओं को पिक्चर में नहीं लाया जाता है जब हम स्वच्छ सैनिटेशन की बात करते हैं तब। पर हमारा फिर भी प्राइमरी फोकस क्या है, हमारा प्राइमरी फोकस है अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग। तो ये इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य है कि हम सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम किस तरीके से मैनुअल स्केवेंजिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है अर्बन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स कैन बी फुल्ली रिजॉल्व बाय अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग ओनली। अब क्योंकि यहाँ पर ओनली शब्द आ गया है ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि आप अगर पीछे देखेंगे तो ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा मुख्य बिंदु है, ये हमारा एकमात्र बिंदु नहीं है। हमने यहाँ पर ये नहीं कहा है दिस इज द ओनली फोकस, हमने कहा है दिस इज द प्राइमरी फोकस, मतलब ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा एकमात्र फोकस नहीं है। तो 1 जो है आपका गलत हो गया।
2 पे चलते हैं। देयर इज़ अ नीड टू प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन अर्बन एरिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमने शुरू में ही कह दिया है कि देयर इज़ एन इमेंस नीड फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इट्स प्रमोशन एंड अवेयरनेस। तो ये चीज़ हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में वापस कहा है कि हमको बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और रिगरस कैंपेन्स करने पड़ेंगे उसकी अवेयरनेस के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर चॉइसेस में एलिमिनेशन लगा सकते हैं। जिसमें भी 1 है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नहीं हो सकता, बोथ 1 और 2 नहीं हो सकता। अब क्योंकि हमें पता है कि 1 तो गलत है, पर अगर आपको फिर भी डाउट है कि 2 सही है या नहीं, तो आप अगर इसमें चॉइस भी लगाएंगे तो बी या डी में से ही एक लगाएंगे, और अगर आप थोड़ा समझ के करेंगे तो आप निश्चित तौर पे इसमें बी ही लगाएंगे, जो कि इसका सही उत्तर होता है कि सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है। अगला जो पैसेज है, अब हमने तीनों जो पैसेज लिए हैं वो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लिए हैं और अलग अलग तरह के लिए हैं। ये जो पैसेज पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा था, पर आपकी जानकारी के लिए ये है कि थॉमस पेन की जो बुक है राइट ऑफ मैन, उस पे से ये पैसेज ये जो पैसेज आया था एग्जाम में, ये उठाया गया है। अब इस पैसेज में मुख्य बात ये कही गई है कि जो नेचुरल बॉन्ड्स होती हैं वो इंडिविजुअल पावर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हर हालत में जो सोसाइटी का या समाज का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेकेंड लाइन में यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है, नो वन मैन इज केपेबल विदाउट द एड ऑफ सोसाइटी ऑफ सप्लाइंग हिज ओन वांट्स। मतलब कि सोसाइटी या समाज की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की वांट्स को सप्लाई नहीं कर सकता है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हमको समझ में आई। पहला, जो नेचुरल वांट्स हैं वो इंडिविजुअल वांट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो सोसाइटी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है उन वांट्स को सप्लाई करने में। तो अगर हम इस पैसेज को ध्यान से देखें तो वापस इसमें पूछा गया है कि लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस आपको इस पैसेज का निकालना है। तो नेचर हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट डाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन सोसाइटी, इस बारे में कुछ खास बात नहीं की गई है। एनी गिवन सोसाइटी इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ इट्स वांट्स, ये भी इसका मुख्य मैसेज नहीं है। इसका मुख्य मैसेज, जैसा कि हमने कहा था, क्या है कि जो डाइवर्स नेचुरल वांट्स हैं दे हैव फोर्स द मैन टुवर्ड्स अ सोशल सिस्टम। मतलब जो हमारी नेचुरल वांट्स हैं, जो हमारी नेचुरल ज़रूरतें हैं, उसकी वजह से हम आज एक समाज के ताने बाने के साथ जुड़े हुए हैं या एक सोशल सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसा कि उसमें कहा था कि समाज का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा। तो ये 3 पैसेजेस हमने पुराने सालों से लेके सॉल्व करने की कोशिश की है। हमने एक और वीडियो कवर की है जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके बारे में चर्चा की है, तो आप वो देख सकते हैं। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर आपके पैसेज में आती हैं। अगर निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर टर्म्स लेते हैं दस, देयरफॉर, हैंस, इन समरी, इन कंक्लूजन, ये शब्द हम ज़्यादातर काम में लेते हैं। अगर हम विरोध की बात करें कि ये ऐसा है और वो वैसा है, दोनों में डिफरेंसेस की बात करें या कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करें, तो हम क्या काम में लेते हैं? हाउएवर, बट, ऑल्दो, डिस्पाइट, नॉनदलेस, ये शब्द हम तब काम में लेते हैं। कई बार हम शब्द काम में लेते हैं एक निरंतरता दिखाने के लिए या कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, जैसे ये हुआ, सिमिलरली, ये भी हुआ, या ये हुआ, मोर ओवर, एडिशनली, ये सारे शब्द हम उसकी कंटिन्यूटी या निरंतरता को दिखाने के लिए काम में लेते हैं। इन द सेम वे, लाइकवाइज। तो ये कुछ शब्द अगर आपकी मेमोरी में हैं तो आपको पैसेज के फ्लो को समझने में बहुत आसानी होगी। हम एक और क्लास लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, जिसमें हम बहुत ही बेसिक पैसेजेस की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल पैसेजेस को उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। अब जैसा कि हमने कहा था, कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में। पहला तो टाइम बहुत ही की है, स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से कभी भी घबराना नहीं है। ये वो चीज़ है जो आप पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप पहली कक्षा से अंग्रेजी के बेसिक्स और फंडामेंटल्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट समझते हुए आ रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे आपके दिमाग में एक बेसिक पिक्चर तो है।
सिर्फ ये बात सोच के डरना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे समझ में नहीं आता या मुझसे नहीं होता, वो एक अच्छा तरीका नहीं है या एक अच्छी अप्रोच नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो आपको और निश्चित तौर पे पीछे ही ले जाएगी, आपको मददगार सिद्ध नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में निश्चित तौर पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इस चैनल पे बने रहिए, हम और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।